तो किसी भी देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था आखिर काम कैसे करती है? आप इसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह सोच सकते हैं। आज हम बस यही करने वाले हैं। इसका कवर हटाकर देखेंगे, इसके कंट्रोल पैनल को समझेंगे और जानेंगे कि कौन सा बटन दबाने से क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। हम 5 आसान स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई पायलट की सीट पर बैठा कौन है। फिर उनके हाथ में जो कंट्रोल्स हैं, जो टूल्स हैं, उनको जानेंगे। ये भी समझेंगे कि उनका लक्ष्य क्या है, वो अपनी प्रोग्रेस को मापते कैसे हैं, और आखिर में देखेंगे कि भारत ने अपने इस पूरे सफर की प्लानिंग कैसे की है। चलिए, देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़े जहाज की तरह इमेजिन करते हैं, जो कभी शांत तो कभी तूफानी समंदर से गुजर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस जहाज की पतवार किसके हाथ में है? और मजे की बात यह है कि यहां कोई एक कैप्टन नहीं है। जी नहीं, बल्कि 2 पायलट हैं जो एक ही कॉकपिट में बैठे हैं, लेकिन दोनों के हाथ में अलग अलग कंट्रोल्स हैं। इसको ना ऐसे समझते हैं। एक तरफ है सरकार, जो अपनी फिस्कल पॉलिसी के जरिए तय करती है कि इकोनॉमी में कितना पैसा डालना है, मतलब खर्च करना है, और कितना निकालना है, मतलब टैक्स लगाना है। ये कुछ ऐसा है जैसे गाड़ी के इंजन में फ्यूल डालना। और दूसरी तरफ है आरबीआई, जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से उस फ्यूल के फ्लो को कंट्रोल करता है। मतलब वो ये तय करता है कि पैसा उधार लेना कितना आसान या मुश्किल होगा, सस्ता होगा या महंगा। तो हमने 2 पायलटों की बात तो कर ली। अब चलिए इनमें से एक के टूल किट पर फोकस करते हैं, और वो है आरबीआई। आखिर आरबीआई के पास ऐसे कौन से लीवर्स हैं जिन्हें खींचकर वो अर्थव्यवस्था की रफ्तार को तेज या धीमा करता है? सबसे पहले आता है बैंक रेट। ये वो ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई से लंबे समय के लिए, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए कर्ज लेते हैं। अब हालांकि आज के दौर में इसका इस्तेमाल काफी कम हो गया है, पर यह एक तरह से सिग्नल का काम करता है। ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को बताता है कि इंटरेस्ट रेट्स का रुख किस तरफ जाने वाला है। इसके बाद आता है रेपो रेट, और शायद आज के समय का ये सबसे जरूरी टूल है। ये शॉर्ट टर्म लोन, मतलब रातों रात के कर्ज के लिए होता है। आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा कि आरबीआई ने ब्याज दरें नहीं बदलीं या आरबीआई ने रेट्स बढ़ा दिए, तो वो इसी रेपो रेट की बात कर रहे होते हैं। और इसका सीधा असर हमारी होम लोन और कार लोन की ईएमआई पे पड़ता है। फिर है सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो। इसे आप एक तरह की मैंडेटरी सिक्योरिटी डिपॉजिट समझिए, जो बैंकों को आरबीआई के पास रखनी ही पड़ती है। और खास बात यह है कि बैंक इस पैसे को किसी को उधार नहीं दे सकते, और ना ही उन्हें इस पर कोई ब्याज मिलता है। तो जाहिर है, जब आरबीआई सीआरआर बढ़ाता है तो बैंकों के पास बाजार में लोन देने के लिए पैसा कम हो जाता है। और आखिर में है एसएलआर। ये भी एक तरह का सेफ्टी बफर ही है, लेकिन सीआरआर से अलग है। कैसे? बैंक इस पैसे को अपने पास ही रखते हैं, आरबीआई के पास नहीं। और ये पैसा आमतौर पर कैश, सोना या फिर सरकारी बॉन्ड्स के रूप में होता है। इसका मकसद यह है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो बैंकों के पास अचानक से कैश की किल्लत ना हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि आरबीआई को इतने सारे अलग अलग टूल्स की जरूरत आखिर है क्यों? वो इसलिए क्योंकि आरबीआई एक ही वक्त पर 2 बिल्कुल उल्टी दिशाओं में खींचने की कोशिश कर रहा है, और यही इकोनॉमी का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। देखिए, एक तरफ तो आरबीआई चाहता है कि ग्रोथ का एक्सेलरेटर दबाया जाए ताकि देश में नौकरियां पैदा हों, लोग पैसा खर्च करें। लेकिन दूसरी ही तरफ उसे महंगाई यानी इन्फ्लेशन पर ब्रेक भी लगाना पड़ता है, ताकि कीमतें आसमान न छूने लगें। और प्रॉब्लम यही है कि ये एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है, जब ग्रोथ को बूस्ट करना होता है तो आरबीआई अपनाता है चीप मनी पॉलिसी, मतलब वो लोन को सस्ता कर देता है। और जब महंगाई से लड़ना होता है तो वो इस्तेमाल करता है टाइट मनी पॉलिसी का। इसमें वो रेपो रेट जैसे टूल्स को बढ़ाकर लोन लेना महंगा कर देता है। और यहीं पर इसका सबसे बेसिक रूल सामने आता है। जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है तो होता क्या है? लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होता है, लेकिन सामान उतना ही रहता है। तो ज्यादा पैसा कम सामान के पीछे भागता है, और नतीजा कीमतें बढ़ जाती हैं। बस यही है ग्रोथ और महंगाई के बीच का वो सीधा लेकिन बहुत नाजुक सा कनेक्शन। तो ठीक है, हमारे पायलट ये सब लीवर्स खींचकर बैलेंस तो बना रहे हैं, लेकिन उन्हें पता कैसे चलता है कि जहाज सही दिशा में जा रहा है या नहीं? मतलब वो अपने डैशबोर्ड पर देखते क्या हैं? चलिए, इकोनॉमी की हेल्थ को मापने वाले 2 बड़े मीटर्स को समझते हैं। जो सबसे बड़ा मीटर है वो है नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय। इसका सवाल बहुत सीधा सा है। 1 साल के अंदर देश के सभी लोगों ने मिलकर टोटल कितनी कमाई की? बस
लेकिन हाँ, इस कमाई को कैलकुलेट करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं और हर तरीका हमें थोड़ी अलग कहानी बताता है। हम सब ने जीडीपी के बारे में तो सुना ही है। ये देश की बाउंड्री के अंदर बनने वाले सारे सामान और सर्विसेज की वैल्यू है, लेकिन जीएनपी इससे थोड़ा सा अलग है। ये देश के नागरिकों द्वारा किए गए प्रोडक्शन को मापता है, भले ही वो दुनिया में कहीं भी हों। जैसे अगर कोई भारतीय इंजीनियर दुबई में काम कर रहा है तो उसकी इनकम भारत के जीएनपी में तो जुड़ेगी, लेकिन जीडीपी में नहीं। ये फर्क है। तो ये सारे टूल्स, ये सारे पैमाने, ये वक्त के साथ कैसे इवॉल्व हुए हैं? चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में भारत के इकोनॉमिक रोड मैप के सफर पे एक नजर डालते हैं। आजादी के बाद कई दशकों तक भारत की इकोनॉमी को एक ही संस्था गाइड करती थी, प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग। ये हर 5 साल के लिए प्लान बनाते थे। लेकिन 2015 में एक बड़ा बदलाव आया। ये महसूस किया गया कि अब बदलते हुए भारत के लिए एक नया, ज्यादा फ्लेक्सिबल और कोऑपरेटिव अप्रोच चाहिए, और इसी जरूरत से जन्म हुआ एक नई संस्था का। और इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इनके काम करने के अंदाज का। प्लानिंग कमीशन एक तरह से टॉप डाउन बॉस जैसा था। वो ऊपर बैठकर प्लान बनाता था और राज्यों को फंड्स बांटता था। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह है, एक सलाहकार की तरह। ये राज्यों के साथ मिलकर काम करता है, उन्हें सलाह देता है। तो इस पूरे यूजर मैनुअल का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि किसी भी इकोनॉमी का कंट्रोल पैनल चलाना कोई आसान काम नहीं है। ये लगातार बैलेंस बनाने का एक एक्ट है। ग्रोथ का एक्सेलरेटर और स्टेबिलिटी का ब्रेक, इन दोनों के बीच सही तालमेल बिठाना ही असली चैलेंज है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां चुनौतियां हर दिन नई हैं, हमारी इकोनॉमी को संभालने वाले इन टूल्स को भविष्य के लिए खुद को कैसे बदलना होगा। हमारे साथ इस विषय की गहराइयों में उतरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।